नमस्कार, मैं हूं पंडित अरविंद गौड़। स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल ज्योतिष विद अरविंद गौड़ में। तो आज की चर्चा का विषय है शुक्र का राशि परिवर्तन। शुक्र 11 दिसंबर को अर्ली मॉर्निंग सुबह सुबह अपनी राशि परिवर्तन करेंगे, तुला राशि से वृश्चिक राशि में जाएंगे और वृश्चिक राशि में वो 3 जनवरी 2021 तक रहेंगे। इसमें विशेष क्या है कि एक तो शुक्र का मंगल की राशि में जाना और केतु के साथ उसकी युति या राहु की उस पर पूर्ण दृष्टि। 2-3 दिन के लिए, 5 दिन तक के लिए सूर्य भी साथ रहेंगे, बुध भी साथ रहेंगे, लेकिन ये फिर हट जाएंगे। तो जो मुख्य प्रभाव रहेगा, जो उस गोचर पर जो मुख्य प्रभाव आएगा, वो राहु की दृष्टि का या केतु की युति का आएगा। अब शुक्र का मंगल की राशि में होना भी कुछ अलग मायने करता है। थोड़े से पारिवारिक जीवन, प्रेम, कलह, ऐसी छोटी मोटी चीजों की तरफ एक इशारा करता है। और राहु की दृष्टि भी वैवाहिक जिंदगी में कुछ खलल, कुछ तकलीफ की बात का एक इशारा करता है। तो ये गोचर कहीं ना कहीं वैवाहिक जीवन या पारिवारिक संबंधों की परीक्षा होगी। एक टेस्ट होगा जिसमें आप सबको अपने आप को चेक करना होगा कि हम कितनी शांति से इस समय को निकालते हैं, कितने अच्छे से इस समय को निकालते हैं कि पारिवारिक जीवन बिगड़े नहीं, अपने लाइफ पार्टनर के साथ हमारे तालमेल कैसे हैं, कितने प्रगाढ़ संबंध हैं उन्हें, और हमारी और कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटीज ना हो। तो ये थोड़ी सी चीजें देखने की बात आएंगी। यानी वैवाहिक जिंदगी में यहाँ पे एक टेस्ट चेक होने वाला है। और एक बात यह कि शुक्र 7वें घर के कारक होते हैं, जहाँ का वो मुख्य काम देखते हैं, यानी वैवाहिक जीवन का। और 4थे भाव में वो दिग्बली गिने जाते हैं। सम राशि में होने पर उन्हें स्थान बली कहा जाता है। अब वृश्चिक राशि सम राशि है तो स्थान बली भी है। 4थे घर में दिग्बली हो जाएंगे, 7वें घर में वो कारक हो जाएंगे। तो एक एक करके अब हम शुरू करते हैं असर। तो जो पहली चीज है, फिर से मैं एक बार रिपीट कर देता हूं जिससे कि आपको थोड़ी सुविधा हो, ये कि शुक्र पर राहु की दृष्टि का पूर्ण फल, यानी वैवाहिक जीवन में कुछ खींचतान, ये कॉमन है सबके लिए। पर जिनके लिए विशेष रूप से दिक्कत आएगी, मैं उनका भी जिक्र करूंगा। और इसका इम्पैक्ट क्या रहेगा, जैसे अलग से एक और बात कि शुक्र की एक दृष्टि होती है, पूर्ण दृष्टि 7वीं, और वो अपनी वृषभ राशि को देखेगा। तो जहां जहां भी वृषभ राशि केंद्र में, त्रिकोण में आएगी, उन 6 लग्नों के लिए तो ये बहुत शुभ होगा, कुछ के लिए खराब होगा। तो डिटेल में बात करते हैं, मेष लगन से शुरू करते हैं। आप चाहें तो राशि से भी देख सकते हैं, पर मेरी मान्यता है कि लगन से देखना ज्यादा सही है, ज्यादा सटीक होता है। मेष लगन की बात करते हैं तो शुक्र 8वें घर में आएंगे और 7वें घर के स्वामी। अब 7वें घर का स्वामी अपने से दूसरे घर जाए तो भी ठीक नहीं, जन्म कुंडली के 8वें घर में आए तो भी ठीक नहीं। मेष में वैसे भी शुक्र कारक नहीं है, मार्केश है। अच्छे से वैवाहिक जीवन की खींचतान हो सकती है, तनाव देखने में आ सकता है, आपसी संबंधों में कुछ गड़बड़ देखने में आ सकती है। तो बहुत सावधानी बरतने की जरूरत होगी। कोई आक्षेप, कोई आरोप भी आप पर लग सकता है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जैसा। ठीक है, मैंने आरोप कहा है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ऐसा होगा ही, क्योंकि ये गोचर है। जन्म कुंडली में कैसी स्थिति है इस पर भी निर्भर करता है। अच्छा, अगर आप ये समझना चाहते हैं कि जन्म कुंडली में आपका शुक्र ऑन दी होल कैसा है, तो इस संबंध में मैं एक वीडियो पहले बना के अपलोड कर चुका हूं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा। उसे देखने से आपको ये अंदाजा लगभग हो जाएगा कि आपका शुक्र आपकी जन्म कुंडली में कैसे प्रभाव देने वाला है। तो उससे आपको समझना आसान होगा इस गोचर के प्रभाव को। तो शुक्र ने क्या करना है मेष वालों के लिए, वैवाहिक जिंदगी में वो उठापटक देगा ही देगा। राहु के कारण ये समस्याएं आएंगी, भाषा की दिक्कतें, एक दूसरे के साथ वाद विवाद, बहस और एक दूसरे पर शक। लेकिन इसका जो थोड़ा फायदा होगा वो धन भाव पर देखने में आएगा। धन की कुछ वृद्धि होती हुई दिखाई देती है। अब धन की वृद्धि होगी, आनंद की वृद्धि होगी, लेकिन खींचतान भी बढ़ेगा, अपयश भी बढ़ेगा और कहीं ना कहीं आपके ऊपर दोष भी लगेंगे। तो थोड़ी सावधानी बरतिए। मेष के लिए ये गोचर अधिक शुभ नहीं है।
वृषभ लगन की बात करते हैं। अच्छा, वृषभ लगन का तो स्वामी है और अपनी ही भाव को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है, तो लगन के लिए अच्छे से देखना। पर वहां राहु भी बैठते हैं, राहु भी वहां मित्र हैं। मैं जानबूझकर राहु को भी साथ में लेके चल रहा हूं क्योंकि अकेले शुक्र का प्रभाव यहां गिना नहीं जा सकता गोचर में, दोनों ही आपको लेके चलना चाहिए अधिक सटीकता के लिए। अब जब शुक्र अपनी घर को पूरी दृष्टि से देख रहे हैं तो क्या होगा कि सौंदर्य को, भाव को, धन को, सेहत को, व्यक्तित्व को इंप्रूव करेंगे। राहु के कारण भी हमारी सब चीजें हैं, लेकिन कहीं ना कहीं राहु हमारी सेहत को दिक्कत देता है। अब 8वां घर यानी वृश्चिक राशि जिसमें शुक्र हैं 7वें भाव में, वहां पर शुक्र बैठे हैं और वो भी केतु के साथ, तो लमसम थोड़ा बहुत खींचतान हो सकती है, वो एक अलग कहानी है। लेकिन मोटे तौर पर दृष्टि के हिसाब से, प्लेसमेंट के हिसाब से, भाव के हिसाब से, कारक के हिसाब से वृषभ लगन वालों के लिए स्थिति बिल्कुल शुभ है। उन्हें ना के बराबर कोई दिक्कत थोड़ी बहुत हो जाए तो कह नहीं सकते, लगभग बिल्कुल ठीक। उन्हें इस गोचर में कोई समस्या आती हुई नहीं दिखाई दे रही है। मिथुन लगन की बात करते हैं तो यहाँ छठे घर में आएंगे। आमतौर पर छठे घर में शुक्र शुभ नहीं है क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में वहां 6 नंबर आता है और वहां शुक्र नीच में हो जाते हैं। वैसे भी कुंडली में छठे भाव में शुक्र निष्फल गिना जाता है। अब शुक्र का यहाँ होना वीक हो गया और शुक्र 12वें घर के स्वामी है, तो 12वें घर का स्वामी अगर कमजोर हो जाता है तो खर्चे घटे और दृष्टि बढ़ने से खर्चे बढ़े। राहु के होने से भाग दौड़, तनाव, प्रेशर आएगा। तो मिला जुला असर किस तरह से आया कि संतान को लेकर कोई खींचतान आएगी, संतान को लेकर कोई तनाव आएगा, पढ़ाई लिखाई को लेकर के दिक्कतें देखने में आएंगी, खर्चे आपके बढ़ने वाले हैं, भागदौड़ आपकी बढ़ने वाली, कुछ कानूनी समस्याएं भी आपकी बढ़ सकती हैं। डॉक्टरी ट्रीटमेंट तो आएगा ही आएगा। मिथुन वालों के लिए भी कोई बहुत अच्छा शुभ योग नहीं बन रहा है, उनके लिए भी ये लगभग 1 महीने का जो गोचर है तनावपूर्ण है, 3 हफ्ते के करीब का, तो थोड़ी सावधानी बरतनी बहुत आवश्यक है। ध्यान रखेंगे तो आप फायदे में रहेंगे क्योंकि जागरूकता से बड़ा कोई उपाय नहीं। कर्क लगन की बात करते हैं। अब कर्क लगन के लिए 5वें घर में बैठेंगे, 5वें घर से 11वें घर पर पूर्ण दृष्टि अपने घर पर डालेंगे तो आमदनी की बढ़ोतरी होगी, उसमें उनका लाभ होगा। पहला पॉइंट, संतान के घर में शुक्र का रहना एक एवरेज स्थिति है, बहुत अच्छी भी नहीं तो खराब भी नहीं, लेकिन ज्यादा बढ़िया नहीं, लेकिन फिर भी पढ़ाई लिखाई के हिसाब से, नॉलेज के हिसाब से, ज्ञान के हिसाब से, अध्यात्म के हिसाब से ये स्थितियां, ये गोचर ठीक ही रहने वाला है। जो माता जी का घर है, चौथा भाव यानी तुला राशि जहां आएगी, तो चौथे भाव का स्वामी को एक केंद्र का स्वामी जब त्रिकोण में आता है तो ये भी लमसम एक अच्छा योग समझा जाता है। तो वाहन का सुख, मकान का सुख, माता जी से तालमेल, कुछ घूमने फिरने जाने का भी परिस्थितियां बन सकती है, तो सुखों को बढ़ाएगा, आनंद देगा, बढ़िया देगा। कुल मिलाकर कर्क लगन के लिए ये गोचर बहुत अच्छा है, जिसमें आमदनी का इजाफा होता है वो बहुत अच्छा दिखता है, जिसमें संतान से लाभ, जिसमें ज्ञान और बुद्धि का लाभ, जिसमें सही मौके पर सही फैसले। तो कुल मिलाकर आपके लिए इसकी कोई तकलीफ होती हुई नहीं दिखाई देती, अच्छा है। सिंह लगन की बात करते हैं तो सिंह लगन में 10वें भाव में ये आ रहे हैं। अब 10वां भाव हमारे जीवन स्तर, पिता के सुख, राज्य के सुख, आनंद, वैभव, इन सब चीजों को भी दिखाता है। हमारी कुंडली का लगन का 10वां भाव है, इसलिए भी बहुत बलवान ग्रह समझा जाता है। केंद्र में भी, चारों केंद्रों में सबसे अधिक बली यही है। शुक्र की वहां पूर्ण दृष्टि, अपने घर की पूर्ण दृष्टि। शुक्र चौथे घर में दिग्बली है, ठीक है। आमतौर पे ये परमानेंट कुंडली का रूल है, लेकिन इसे गोचर में भी प्रयोग कर लेते हैं। जनरल रूल ये कहता है कि चौथे, 8वें, 12वें भाव में जो ग्रह गोचर में होते हैं वो अधिक सुफल नहीं देते। फिर भी तीसरे घर का भी स्वामी है, छोटे भाई बहनों से सुख मिलना, हमारे प्रयासों के शुभ फल प्राप्त होना। अब देखिए, हमने कर्म करा, हमें उसका आनंद प्राप्त हुआ और आनंद फल के रूप में हमें तरक्की मिली, यानी 10वें भाव से। तो कितनी अच्छी स्थिति यहाँ पर बन रही है। वहां पर राहु का होना भी शुभ है। राहु की जो दृष्टि शुक्र पर आ रही है, ये तो एक इफेक्ट सब जगह आएगा ही आएगा, लेकिन यहाँ डायरेक्टली उसका वैवाहिक जीवन से कोई लिंक बन नहीं रहा है। तो लगभग सिंह के लिए ये स्थिति, ये गोचर बहुत शुभ रहने वाला है, इसमें किसी तरह की कोई समस्या इन्हें नहीं आएगी। अब कन्या लगन की बात करते हैं। अब कन्या लगन की स्थिति क्या है कि तीसरे घर में शुक्र विराजमान है। अब तीसरे घर से वो कहां देख रहे हैं कि दूसरे भाव यानी हमारा धन भाव, बोली भाषा, पैतृक संपदा, हमारा
खास तौर पर शब्दों को चयन, हमारी नैसर्गिक बुद्धि यानी हमारी तर्क करने वाली बुद्धि भी कुछ हद तक वहां से देखी जाती है। प्रारंभिक ज्ञान, जो आदमी कभी स्कूल नहीं जाता तो क्या वो बिल्कुल अनपढ़ होता है? नहीं, तो ये भी दूसरे घर से देखना चाहिए। तो भाग्य के स्थान पर उसकी पूर्ण दृष्टि है, भाग्य को बढ़ाएगा, पिता के सुख को बढ़ाएगा, पिता के आनंद को बढ़ाने वाला है। यहाँ स्थितियां बिल्कुल ठीक हैं। वहां राहु का भी अपनी उच्च राशि में होना शुभ है, तो ये स्थिति बिल्कुल ठीक है, कोई नुकसान होता हुआ नहीं दिखता है। धन भाव की स्थिति अच्छी, अपने भाव से तीसरे घर में आए। अब तीसरा घर क्या है? 8वें घर से 8वां भाव से भाव जब देखते हैं तो कहीं ना कहीं धन भाव के, धन के लिए थोड़ा सा अच्छा नहीं है, पैतृक संपदा के लिए अच्छा नहीं है। हमारी बोली भाषा के व्यवहार को लेकर के छोटी मोटी दिक्कतें देखने में आ सकती, लेकिन भाग्य का सहारा बढ़ रहा है, सहयोग बढ़ रहा है, पिता का आशीर्वाद, कृपा बढ़ रही है, और इन सब चीजों का लाभ होता हुआ साफ साफ दिखाई देगा। तो कन्या लगन वालों के लिए भी ये गोचर शुभ फल देने वाला है, किसी तरह का कोई नुकसान उन्हें नहीं होगा, उन्हें लाभ प्राप्त होगा। अब तुला लगन की बात करते हैं। अब लगन का तो खुद का स्वामी है, लगन का स्वामी होकर दूसरे घर में गया। अब दूसरा घर भी मार्केश गिना जाता है। कैसे? दूसरा और 7वां भाव मार्केश होते हैं, तीसरा और 8वां मृत्यु देने वाले ग्रह। तो अष्टम भाव का भी स्वामी है, लेकिन जो ग्रह लगन में आता है पहले उसी का प्रभाव देखा जाता है, बाद में दूसरे घर का प्रभाव देखा जाता है। तो तुला लगन के लिए शुक्र का दूसरे घर में जाना हमारी बोली भाषा व्यवहार को तो ठीक करता है, पर कहीं ना कहीं कमर से संबंधित, कमर के दर्द, कमर से संबंधित झटका लगना, डिस्क का प्रॉब्लम होना, यूरिन इन्फेक्शन जैसी समस्याएं बढ़ना, शुगर का बढ़ना, या किसी तरह की किडनी से संबंधित कोई समस्या, तो गोचर में ये कुछ बुरे प्रभाव इस तरह के दे सकता है। बोली भाषा में भी, खान पान में हमारी कुछ विकृति आए, ऐसा देखने में आ सकता है। तो बहुत शुभ होता हुआ नहीं दिख रहा, सेहत के लिए, व्यक्तित्व के लिए भी अच्छा नहीं है, हमारी इमेज के लिए भी थोड़ी सी दिक्कतें देखने में आई। तो तुला लगन के लिए इसका प्रभाव बहुत अच्छा नहीं आ रहा है, बहुत शुभ प्रभाव यहाँ पे उन्हें प्राप्त नहीं होगा। उसके बाद बात आती है वृश्चिक लगन की। अच्छा, वृश्चिक लगन के लिए क्या? लगन में बैठेगा, कोई भी ग्रह लगन में बैठता है तो वो बलवान होता है, क्योंकि लग्न त्रिकोण और केंद्र दोनों है। जब वो दोनों एक साथ होती है तो उसका प्रभाव अधिक प्राप्त होता है। पूर्ण दृष्टि उसके वैवाहिक जीवन पर पड़ेगी। वहीं राहु देवता विराजमान है। अब राहु वही है, शुक्र की वहां दृष्टि है, वैवाहिक जीवन में बैठे हैं और राहु शुक्र को देख रहे हैं। तो वृश्चिक लगन वालों को वैवाहिक जीवन की कश्मकश आएगी, दिक्कतें आएंगी, थोड़ा सा संभाल के चलना पड़ेगा। जीवन साथी के साथ थोड़े मनमुटाव, थोड़ी खींचतान, थोड़ी शक देखने में आ सकते हैं, लेकिन खर्चे भी बढ़ेंगे, क्योंकि 12वें घर का स्वामी लगन में, तो कहीं ना कहीं हमारे सौंदर्य, हमारी इमेज पर भी धक्का लग सकता है। आपको सावधानी की आवश्यकता है। आप सावधानी नहीं रख रहे हैं तो आपको दिक्कतें देखने आएंगी। कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं आएगी, कोई बहुत बड़ी आफत नहीं आएगी। 3 ही हफ्ते का गोचर है, लेकिन 3 हफ्ते भी बहुत हैं हमारी इमेज पर धक्का लगने के लिए, तो थोड़ी सावधानी अवश्य रखें। ऐसा हो सकता है, ये बिल्कुल जरूरी नहीं कि हो ही जाएगा, पर संभावनाओं से मना नहीं किया जा रहा है। धनु लगन की बात करते हैं तो 12वें घर में शुक्र आएंगे। अच्छा, 12वें घर में शुक्र को एक विशेष योग प्राप्त है कि वो बलवान काउंट किया जाता है। अब हम जर्नल क्या इस्तेमाल करते हैं कि 4, 8, 12 में अगर कोई ग्रह जाता है गोचर में शुभ फल नहीं देता, तो ये नियम शुक्र के लिए अपवाद है, यानी शुक्र पर ये लागू नहीं होता। तो 12वें घर में शुक्र शुभ है और एकादश भाव के स्वामी है, तो आमदनी घटी शुक्र के 12वें जाने से, लेकिन लग्न को हुआ लाभ, क्योंकि जिसके 12वें घर में शुक्र बैठेंगे, ये बड़ा सुंदर नियम है, सुन लीजिए। जिस ग्रह के या भाव के 12वें घर में शुक्र बैठते हैं उसकी सामर्थ्य को बढ़ा देते हैं, उसकी सुंदरता को, उसके धन को बढ़ा देते हैं। तो लग्न को लाभ हुआ, लेकिन आमदनी थोड़ी सी घटी, आमदनी के खर्चे बढ़े और शत्रु पक्ष पे दबाव आया। तो हमने 2 फायदे हुए, एक कि शत्रु और बीमारियों को दबाया, एक हमारे खर्चे बढ़े और आमदनी थोड़ी सी घटी। तो कुल मिलाकर कोई बहुत सुंदर योग नहीं बन रहा है, बहुत अच्छा योग नहीं बन रहा है, बहुत आनंद वाला योग नहीं बन रहा है। तो धनु वालों के लिए इसे एटपारी समझ के चलना चाहिए, ना अधिक लाभ ना अधिक नुकसान। ठीक है, मकर की बात करते हैं। अब मकर के लिए एकादश भाव में बैठा है और मकर के लिए कारक है, क्योंकि केंद्र और त्रिकोण दोनों का स्वामी बनकर के आता है। 10म भाव, 5म भाव बहुत अच्छा है। ज्ञान, बुद्धि, तर्क शक्ति, किसी मुद्दे पर फैसला लेने की ताकत, विचार शक्ति का जो स्वामी है,
वो 5वां घर रहता है और वहां शुक्र की अपनी पूर्ण दृष्टि है। राहु के वहां होने से भी इन सब चीजों से आपको लाभ मिल रहा है। तो कुल मिलाकर के क्या स्थिति है, ये बुद्धि के लिए, सोच समझ के लिए, प्लानिंग के लिए, एग्जीक्यूटिव डिसीजंस के लिए, आगे तक के बड़े बड़े प्रोग्राम बनाने के लिए शुक्र यहाँ सपोर्ट कर रहा है। राहु से भी उसे यहाँ विशेष कृपा मिल रही। और दशम भाव जो हमारे जीवन स्तर को बिलोंग करता है वो कैसे इंप्रूव होता है, जब हमारे फैसले अच्छे होते हैं, भविष्य की प्लानिंग अच्छी होती है, जब हम सोच समझ अच्छा सकते हैं। अब हम कुछ विचार ही नहीं कर सकते, कोई कंक्लूजन ही नहीं निकाल पा रहे, तो जीवन स्तर कैसे बढ़ेगा, लाभ होगा। तो मकर के लिए स्थितियां पूर्ण रूप से शुभ हैं, इसमें कोई विशेष दिक्कत नहीं है। एक्स्ट्रा वाली जो थोड़ा तनाव है वो कॉमन है, वो हर एक लगन पर आने वाला है थोड़ा बहुत। तो मकर के लिए बहुत शुभ है। अब बात करते हैं कुंभ लगन की। कुंभ लगन के लिए दशम भाव में बैठकर चतुर्थ भाव पर पूर्ण दृष्टि, चौथा भाव सुख, सुख भाव पर सुख भाव के स्वामी की पूर्ण दृष्टि है। वहां पे राहु देवता भी विराजमान है, लेकिन राहु वहां उच्च राशि में। तो कुल मिलाकर अच्छी स्थिति है, आनंद की स्थिति है, जीवन स्तर, सुख, लाभ, और ये भी कारक है क्योंकि केंद्र और त्रिकोण। तो कुंभ लगन वालों के लिए भी शुक्र कारक ग्रह है क्योंकि वो चौथे घर और 9वें घर, केंद्र और त्रिकोण का एक साथ स्वामी होकर के दशम भाव में बैठा है। तो बहुत अच्छा योग है, बहुत शुभ योग है, बहुत आनंद देने वाला योग है। भाग्य की वृद्धि होगी, सुख की वृद्धि होगी, कुछ व्हीकल, कुछ मकान खरीदने जैसे योग बन सकते हैं, कुछ यात्राओं के योग बन सकते हैं, जीवन स्तर में इंप्रूवमेंट देखने में आएगा। किसी तरह का कोई नुकसान होता हुआ यहाँ नहीं दिखाई देता है। कुंभ के लिए अतीव शुभ है, बहुत बढ़िया है, उनके लिए एक तरह से खजाने भरने जैसा योग समझना चाहिए, मकर के लिए भी, कुंभ के लिए भी। मीन लगन की बात करते हैं तो मीन लगन के लिए शुक्र कारक नहीं है, 8वें घर का भी स्वामी है और अष्टम से अष्टम यानी तीसरे घर का स्वामी भी, और बैठा है कहाँ, 9वें घर में, पिता के घर में, भाग्य के घर में, धर्म के घर में। तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी धर्म की हानि करेगा, धर्म के प्रति लगाव बिगड़ेगा, थोड़ी सी हमारी चाल बिगड़ेगी, सोच समझ बिगड़ेगी, प्लानिंग बिगड़ेगी, ये देखने में आएगा। और कुछ हद तक जमा पूंजी का खर्च होना देखने में आ सकता है, पर अपने छोटे भाई बहनों से तालमेल की स्थितियां इंप्रूव होंगी, कर्म करने का जोश आएगा, भाग्य की बजाय कर्म पर भरोसा करने की प्रवृत्ति बढ़ेगी, जो एक बड़ा प्लस पॉइंट है। तो मीन वाले क्या करेंगे कि इस दौरान सिर्फ भाग्य के सहारे ना रह के या सिर्फ हो जाएगा के बजाय करके दिखाते हैं, कोशिश करते हैं, जान लगाते हैं, ऐसी प्रवृत्ति उनमें देखने में आएगी। तो उन्हें लाभ होगा ही होगा क्योंकि उनकी प्रवृत्तियां शुद्ध और शुभ होंगी, भाइयों के साथ सहयोग मिलेगा, अपने कर्म को करने की सही दिशा मिलेगी और उसके कारण उन्हें लाभ होगा। अब जिनके लिए भी शुक्र की स्थिति कुछ खराब आ जाती है तो शुक्र के बीज मंत्रों का जाप किया जा सकता है, शुक्र का दान किया जा सकता है, जो मैं आपको दिखा रहा हूं और आप लिस्ट में देख पा रहे होंगे। तो इन चीजों को अगर आप करते हैं तो आपको जो थोड़ी बहुत समस्याएं शुक्र के कारण आएंगी, इस गोचर के कारण आएंगी, वो नहीं के बराबर आएंगी। अगर आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं तो ये व्हाट्सएप नंबर है जो मैं आपको दे रहा हूं, आप इस पे व्हाट्सएप करके संपर्क कर सकते हैं। जो भी आगे क्या प्रक्रिया होगी वो आपको सूचित कर दी जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।